वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न कक्षा 8 विषय गणित सैंपल पेपर फर्स्ट, जिसमें ये 2024 का सैंपल पेपर आया हुआ है। इसमें है पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला दिया है बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योगफल होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से द ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, 360 अंश होगा। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं, सही विकल्प का। तो वर्ग 20 से 30 की निम्न सीमा है होगी। तो देखिए इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, और जो वैसे 30 होती है वो उच्च सीमा कहलाती है। पहली वाली जो छोटी सीमा होगी वो निम्न सीमा होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, आपको हम पूरा मैथ का इसमें समझाएंगे और समझते चलिए। अच्छे हैं क्वेश्चन, इसके आ सकते हैं। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन तीसरा है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन में से द नंबर इसका करेक्ट आंसर है, 325। ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और क्वेश्चनों को समझते चलिए। आप एक पेन और पेपर निकाल लीजिए, उसमें नोटिस कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर फर्स्ट में पूछे गए हैं, उनका ये सॉल्यूशन मैंने दिया है। घनाभ में फलकों की संख्या होती है। तो घनाभ आपने जनरली देखा होगा, उसमें ऊपर फलक, नीचे फलक, दाएं फलक, बाएं फलक, सामने और पीछे। तो टोटल जो फलकें होती हैं उसमें 6 होती है, जैसा आप एक ईंट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछा गया है इसमें कि एक आलेख, इसमें आलेख दंड आलेख आपने पढ़ा होगा कि बिंदु, यहाँ बिंदु दिया है 2 और 5। तो देखिए पहले x का बिंदु आता है, फिर y का बिंदु आता है। x को आप भुज भी पढ़ते हैं और y को कोण। तो इसमें पूछा है कि जो एक आलेख में बिंदु 2 और 5 होते हैं, इसमें y का निर्देशांक कौन होता है, कौन सा है या कौन सा होगा। तो देखिए 2x है और y इसमें 5 होगा। तो इसका जो आंसर होगा, सा नंबर होगा, वो है 5। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान आपको वही जो इसका आंसर होगा मैं बताता हूँ। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बिंदी बिंदी कहते हैं। तो यहाँ किसी वस्तु अंकित मूल्य, आप ये पहले क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में, लाभ हानि के बारे में पढ़ा होगा। तो अंकित मूल्य में जो छूट दी जाती है उस छूट को जनरली हम क्या बोलते हैं, बट्टा। तो अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को हम प्रायः क्या बोलते हैं, बट्टा। यही रिक्त स्थान में पूछा गया है कि इसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे भरा जाएगा बट्टा। फिर इसका हम रिक्त स्थान का दूसरा नंबर देखते हैं कि क्या होगा। तो दूसरे नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। आप हर एक चीज़ों को बारीकी से नोटिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन
आपसे पूछे जा सकते हैं। ये मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से इसे समझना भी होगा। दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की बिंदी बिंदी यहाँ पे लिखा है, ये रिक्त स्थान दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुलना। विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने के लिए उपयुक्त होता है या उपयुक्त है। तो क्वेश्चनों को अच्छे से आप समझ के करिए और पेपर में भी गलतियां ना हो, इसके लिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। संख्या 49 के अंकों को पलटने पर और यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है प्राप्त संख्या। तो 49 को अगर पलट दें, 49 में देखिए कि इकाई का अंक है और एक दहाई का, इकाई में 9 है, दहाई में 4 है, इसको पलट देंगे तो 9 और 4 हो जाएगा अर्थात 94। तो 49 का उल्टा करना है तो 94 हो जाएगा यहाँ पे। चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, तो संख्या 98 का बीजांक। तो देखिए बीजांक क्या होता है, सभी अंकों का जोड़ करके 1 से लेके 9 तक के अंकों को ही लिखा जाता है। तो इसमें हम बीजांक देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 17, 17 में 1 और 7 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा बीजांक मूल अंक कहलाते हैं। तो सभी अंकों को जोड़ दें तो बीजांक आ जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो इसमें देखिए तीसरे में पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें अथवा वाले नहीं है क्वेश्चन, आगे है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। समबाहुभुज आप जानते ही होंगे, ऐसा बहुभुज जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो सकती हैं उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप कितना दिया है, 24 अंश दिया हुआ है। तो देखिए समबाहुभुज है तो बहुभुज में कोणों का जो योगफल देता है वो टोटल कितना रहता है, 360 अंश बाह्य कोणों का। तो उसमें से एक बाह्य कोण की माप दिया हुआ है 24 अंश है। तो हम बाह्य कोणों की माप जानते हैं 360 होगा, अतः भुजाओं की संख्या निकालने के लिए बाह्य कोणों की कुल संख्या में हम बाह्य कोण की माप को हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो जिससे हमारा कोण कितना निकल आता है, कोणों का भाग देने पर भुजाओं की संख्या क्या आ जाती है, 15। अर्थात ये क्या होगा, भुजाओं की संख्या इसमें आ जाएगी 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा नंबर, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन देखिए, इसमें ये दिया है कि जितने ही पंक्ति हैं उतने ही पौधे हैं। तो इसको हम मान के चलते हैं कि माना प्रत्येक पंक्ति में x पौधे हैं और जो पौधों की संख्या x होगी तो पंक्तियों की भी संख्या x होगी। तो जनरली आप पौधे लगाए होंगे घर में, तो उससे आप समझ सकते हैं जितने पौधे लेना है उतनी ही पंक्तियां हमें बनानी हैं और पंक्तियों की भी संख्या तब हमारी x ही होगी। अतः
प्रत्येक पौधों की संख्या x हुई, तो प्रत्येक पंक्तियों की संख्या क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या होगा कि पौधे और पंक्तियां दोनों को मिला करके 2025 पौधे लगाए जाने हैं, अर्थात x गुणे x इक्वल टू 2000 क्या हो जाएगा, 25। तो x में x का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, x का स्क्वायर इक्वल टू 2000 क्या हो जाएगा, 25। तो x बराबर जब हम इसमें वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इधर अंडर रूट में 2025, और 2025 का आप अंडर रूट निकाल सकते हैं गुणनखंड करके या भाग विधि से, किसी से भी आप निकाल लीजिए, बहुत ही आसान होता है। और इसका गुणनखंड करने पर आता है क्या, 45 गुणे 45 करेंगे तो ये 2025 आएगा। इसका ये अर्थ है कि पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या 25 होगी और 45 होगी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आयलर का सूत्र प्रयोग करके अज्ञात संख्या a को ज्ञात करना है। तो आयलर का सूत्र हम पहले लिख लेते हैं। इसमें फलक a दिया है, शीर्ष 6 दिए हैं, किनारे 12 दिया है। तो आयलर का सूत्र पहले हम लिखते हैं। आयलर का सूत्र होता है, आपको ये भी पता हो कि ये आयत में फलकी कितनी रहती है, उसी से समझ में आएगा आपको। तो f यहाँ पे फलक है, और फिर हमारा ये क्या दिया है, शीर्ष फलक प्लस शीर्ष बराबर होता है किनारे प्लस 2। इसमें ये जो है ये फिक्स रहता है कि ये 2 कांस्टेंट है, ये नहीं हटेगा। अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 12 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ शीर्ष की संख्या 6 और फलक हमारा क्या है, f, या इसकी जगह हम a भी लिख सकते हैं। 12 2 ये 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 फलक f आ जाएगा। फलक f ही अभी हम रखे 14 माइनस 6, तो ये क्या आ जाएगा, 8। अर्थात फलकों की संख्या क्या होगी, 8। f बराबर 8 या a इज इक्वल टू यहाँ पे 8 होगा, जो की आंसर होगा। चाहे यहाँ हम f रखे रहे या f की जगह हम a कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, अर्थात a बराबर 8। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, एक ग्राफ दिया है, जिसमें देखिए ये x अक्ष पर 6 बजे, 10 बजे, 2 बजे और 6 बजे शाम दोपहर ये दिया हुआ है। ये समय को बता रहा है, और ये वाला तापमान यानी टेम्परेचर को बता रहा है। तो देखिए प्रातः 6 बजे यहाँ पे है, और ये टेम्परेचर भी दिया है 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39, फिर 40, ऐसा करके तो 2 पॉइंट पे बढ़ा के दिया हुआ है ग्राफ में। 10 बजे देखिए ये सीधे 40 की सीध में है पॉइंट, और फिर ये 2 बजे 38 की सीध में पॉइंट है, और फिर ये 34 और 36 के बीच में ये दिया है 6 बजे। तो हमें इसमें कुछ क्वेश्चन किए गए हैं, और इस ग्राफ के माध्यम से हमें उन्हें बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि दोनों अक्षों की रेखाओं द्वारा ये ग्राफ मेन क्या बता रहा है, ये हमें बताना है। तो ग्राफ आपने पहले भी देखा होगा, पढ़ा होगा। ग्राफ को देख के आप समझ सकते हैं कि समय और तापमान के बारे में दिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो यही चीज़ पूछना चाह रहा है कि आपको ये ग्राफ क्या क्या सूचना दे रही, दोनों अक्ष। तो सिंपल सा ही समझ में आ रहा है कि दोनों अक्षों से हमें समय और तापमान के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा उसको फिर हम अभी लिखते हैं। पहले और क्वेश्चन देख लें। 12 नंबर में दिया है प्रातः 10 बजे। 10 बजे देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, 10 की सीध में ऊपर देखिए तापमान 40 डायरेक्ट दिख रहा है ना, 40 की सीध में वो पॉइंट है। उधर से देखिए आप वाई अक्ष में और फिर एक्स अक्ष में, जहाँ पे दोनों बिंदु मिलेंगे वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 10 बजे तापमान कितना दर्शाया गया है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है, वो भी प्रातः। और स नंबर तीसरे में पूछा गया है
क्वेश्चन कि कितने बजे सबसे कम तापमान है। तो अब सबसे कम तापमान यानी कि ये देखिए ग्राफ पहले बढ़ा है, फिर धीरे धीरे घटते ये 34 और 36 के बीच में अर्थात 35 सेल्सियस तक आया हुआ है। तो वैसे मैंने आपको समझा सब दिए हैं, लेकिन अब चलिए अब हम आंसर लिखते हैं एक तरफ से। तो पहले वाले में देखिए ग्राफ हमें सूचना किस किस का देता है, तो सॉल्यूशन में हमारा हो जाएगा समय तथा तापमान। ठीक, x में समय दिया गया है और y में क्या दिया गया है, तापमान। तो यह ग्राफ हमें समय और तापमान के बारे में सूचना देता है। ठीक, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ के बारे में सूचना देता है। फिर दूसरा है कि 10 बजे तापमान कितना दर्शाया गया है। तो 10 बजे तापमान देखिए मैंने बता दिया है 40, यहाँ से ये 10 ऐसे देखिए और ये तो सीधा 40 डिग्री सेल्सियस है। कितने बजे सबसे कम है, तो ये देखिए 6 बजे हम आते हैं सबसे कम 34 और 36 के बीच में अर्थात 35 डिग्री सेल्सियस है। तो शाम के 6 बजे समय पूछा है, तो शाम के 6 बजे हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इस साल 8th बोर्ड है, तो आपको पेपर बहुत कठिन नहीं रहेगा, लेकिन समझदारी से करना है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आ गया है, निम्नलिखित योग में ABC अक्षरों के मान इजात कीजिए। इसमें हमें ABC की वैल्यू निकालना है। तो ABC का वैल्यू हमें निकालने के लिए पहले हम क्वेश्चन को पूरा देख लें। ये 2 फिर A फिर 5 दिया है, फिर प्लस करके C, फिर यहाँ 3 और यहाँ पे B दिया है और यहाँ पे नीचे वैल्यू कितनी दी है। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 9। तो अब इसमें हमें ABC का मान निकालना है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ हम 5 और B में क्या जोड़ दें कि ये क्या हो जाए, 4 आ जाए। तो हम इसको जोड़ की तरह सीधा लेते हैं। तो 5 में हम यहाँ पर क्या रख दें कि यहाँ पे 4 आ जाए। तो B का मान हमारा क्या होगा। तो आइए हम पहले इस B की जगह को खाली कर लेते हैं। 5 में हम देखिए 9 जोड़ देते हैं, तो 9 5 ये 14 होगा। चाहे हम इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक हासिल आ गया, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे हमें 8 लाना है। तो हमें क्या 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ पे हम 4 और रख दें तो ये 4 4 8 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और ये 2 और यहाँ पर C खाली है और यहाँ पे हमें 7, यहाँ पे कितना रख दें 7 2 9, क्योंकि 9 में हम 2 को घटा लेंगे तो 7 यहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा B का मान जो है तो वो 9 हो जाएगा, A का मान हमारा 4 हो जाएगा और C का मान हमारा कितना 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6वें नंबर में देखिए दिया हुआ है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। ये देखिए वैदिक गणित का है। एकाधिकेन पूर्वेण आपके कोर्स में आ गया है। इसका हमें उपयोग करके किसी संख्या का वर्ग निकालना है और ये संख्या हमारी इसमें दी हुई है। ये संख्या का हम एकाधिकेन पूर्वेण से स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर तो जनरली निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें सूत्र का भी उपयोग करना है। देखिए ये संख्या है 85 का स्क्वायर को हल कीजिए। तो ये सूत्र सरल होता है और आसानी से
देखिए इकाई अंक में 5 होता है तो उसका वर्ग निकाला जा सकता है। तो एकाधिकेन में एक अधिक करना पड़ता है। एकाधिकेन नाम से ही क्लियर है कि एक अधिक करना है। तो देखिए इकाई का अंक और दहाई का अंक दिया हुआ है। 85 में इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक क्या है 8। तो इसको हम 2 बार कर लेते हैं 85 गुणे 85। तो हमें दहाई में दहाई का अंक का गुणा होना है और इकाई में इकाई का, लेकिन एक अधिक कर देना है। तो 8 गुणे 9 कर देंगे हम। और फिर इकाई में इकाई का इकाई में नहीं बढ़ाते हैं, 5 गुणे 5। तो 55 25 आ जाएगा और 8 9 72 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इसमें एक ही बार में आ जाता है। 85 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7225, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है पटरी और प्रकार की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। तो देखिए पटरी मेरे इसमें से नहीं हो पाएगी, तो मैं आपको रचना के पॉइंट बता देता हूँ। आप पटरी लीजिए, मैं ये 2 बिंदु रखा हूँ। 4.5 सेंटीमीटर का आप ये एक ऐसा रेखा खींच लीजिए और फिर यहाँ इस एक का नाम ए रख देते हैं और दूसरे का हम बी रख देते हैं। और इस यहाँ ए पर से हम 90 अंश का क्या करते हैं, कोण बना लेते हैं। और 90 अंश का कोण बनाने के बाद हम चाप से ही प्रकार की सहायता से दोनों जगह हम 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा, वो भी 4.5 सेंटीमीटर की यहाँ से खींच लेंगे। 90 अंश का कोण पे ही होना चाहिए क्योंकि हमें वर्ग बनाना है। तो इनके कोण 90-90 के होते हैं। यहाँ पर हम पेंसिल की सुई नोक रखेंगे प्रकार की, और यहाँ पे पेंसिल 4.5 का चाप मार लेंगे। और इसी प्रकार हम बी पर करेंगे, तो इस पर भी चाप लगाएंगे 4.5 का, जहाँ पे दोनों मिलेंगे। अब इनको हम ज्वाइंट कर देंगे तो हमारा एक वर्ग बन जाएगा। अब इसमें एग्जैक्ट नहीं बना है, आप पेंसिल से इसको कर लीजिएगा। और रचना के पद इसमें जिस प्रकार से किया गया है उसको भी आप लिख सकते हैं। सिंपल है कि सर्वप्रथम हमने क्या किया, ए भी एक लाइन ड्रॉ की पटरी पेंसिल सहायता से। फिर दूसरा रचना ए पर 90 अंश का कोण बनाया प्रकार सहायता से। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। इसको आप अपने से स्वयं से कर सकते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, वह सबसे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे और सरल से सरल तरीके से बताऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी हमें संख्या इसमें निकालना है इस क्वेश्चन में, जिसमें संख्या एक संख्या है 704 का भाग देने पर यह पूर्ण घन बन जाए। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी संख्या निकालना जिसका हम भाग दे दें 704, ये पूर्ण घन बन जाए। तो इसके लिए हमारे पास देखिए तरीका क्या होगा कि हम 704 का गुणनखंड कर लें। इसमें जितनी भी संख्याओं के घन बन रहे होंगे, अर्थात जिनके 3-3 के पेयर बन रहे होंगे, उनको हम नहीं करेंगे। जो बच जाएगा उसी छोटी संख्या का हम भाग दे देंगे तो हमारी संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो आइए हम इसका सलूशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 704 का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड इसमें आपसे बनना चाहिए। गुणनखंड अगर नहीं बनता है तो आप उसको ज़रूर सीख लीजिए। काटना बनना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए 704 को हम अलग से यहाँ पे गुणनखंड बता रहे हैं। 704 पहले हम इकाई का अंक 4 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो पहले हम 2 से काटते हैं। तो
तो 2/3 6 आ जाएगा और 1 बचेगा। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 3 16 यानी इकाई अंक 2, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, फिर ये 2 से कट जाएगा। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 88 आ गया। ये भी 2 से कट जाएगा तो ये 44 आ जाएगा। ये 2 से कटेगा तो ये 22 आ जाएगा और ये 2 से कटेगा तो ये 11 आ जाएगा। अब देखिए 11 स्वयं 11 से कटेगा तो यहाँ हम क्या पाते हैं कि 3 का जोड़ा, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये 2 गुणे 2, 2 ठो तो बन जाएंगे, लेकिन ये जो 11 है इसका जोड़ा नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे कि इस 704 में वो छोटी संख्या 11, इसी का अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें बस यही 3 3 6 ठो 2 आ जाएंगे, जो कि ये क्या होंगे, पूर्ण घन होंगे। अतः हम कह सकते हैं 704 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। तो यहाँ पे हम गुणनखंड से प्राप्त संख्याओं को एक साथ लिखते हैं और यहाँ पे अगर हम इस 11 जिसका जोड़ा नहीं बना हुआ है, 11 का भाग देने पर यह पूर्ण घन बन जाता है। अतः वह छोटी संख्या क्या होगी, 11 होगी और जिससे ये पूर्ण घन बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताए हैं। अगर आप इनको समझ के पढ़ेंगे तो आप गणित में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा। 11 जो कि इसमें क्या है कि इसका जोड़ा नहीं बनता। अगर 2 ठो और 11 होते तब फिर ये तो अपने आप में पूर्ण घन होता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है m का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें m का मान ज्ञात करना है और एक जिसके लिए समीकरण दिया हुआ है। तो समीकरण क्या है, पहले इसे हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसके लिए समीकरण हमारे पास पहले से गिवन है। क्या है, आइए इसे लिखते हैं। m 5 पावर m डिवाइड बाई 5 पावर -3 इक्वल टू दिया है 5 पावर 5। तो देखिए इसमें हम ये करते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं। तो भाग में देखिए घातें घटते हैं। भाग में घात आपस में चरों की क्या होती हैं, घट जाती हैं। x पावर m भागे x पावर n बराबर x पावर m माइनस n होता है। यहाँ 5 जो है तो x की जगह पे है और m घात में दिया हुआ है, तो m माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ भाग है तो घात घट जाएगी, इक्वल टू 5 पावर 5। अब ये माइनस का गुणा माइनस से होगा तो m प्लस में 3 आ जाएगा, इक्वल टू 5 पावर 5। अब बेस समान है, 5 और 5 है तो इसकी घात क्या होगी, बराबर होगी। अतः हम तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो ये 5 के ऊपर जो घात है m प्लस 3, ये 5 के ऊपर घात 5 के बराबर हो जाएगा, अर्थात m प्लस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो m बराबर धन से इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, 5 माइनस 3। फाइनली m बराबर ये 2 हमारा m का जो है तो मान आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं प्रश्न हमारा अगला है 5वां नंबर। और 5वें नंबर में देखिए दिया हुआ है 3 लगातार संख्याएं। तो लगातार संख्याएं, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे आप। लगातार पूर्णांकों का योगफल दिया है
तो लगातार जैसे मान लीजिए संख्या 1, 2, 3 हो गई, ऐसे लगातार का मतलब 4, 5, 6 हो गई, 7, 8, 9 इस प्रकार से ये इसका आंसर बनेगा। तो 3 ऐसी लगातार संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना दिया है, इक्यावन दिया है और तीनों पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है। तो पहले आप खुद दिमाग से सोचिए कि किन किन संख्याओं का योगफल करने पर 3 लगातार संख्याओं को जोड़ने पर इक्यावन आता है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या रहेगा कि पहली संख्या हमारी x हो जाएगी, उसके आगे वाली संख्या x+1 हो जाएगी और उसके आगे वाली x+2 हो जाएगी और फिर प्रश्नानुसार इन सभी को हम जोड़ 51 के बराबर रख देंगे और फाइनली x का मान निकाल लेंगे। ये हमारा तरीका है। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि पूर्णांक हमारा x है और फिर अगला x+1 और अगला x+2 है और प्रश्नानुसार तीनों पूर्णांकों का योगफल 51 दिया है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि x+1 प्लस x+2 इक्वल टू आ जाएगा क्या, 51। तीनों को जोड़ेंगे तो x 3x हो जाएगा और प्लस 2 1 3 इक्वल टू 51। हम पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर 51 माइनस 3 ये आ जाएगा 48 और x बराबर ये 48 गुणा से आ जाएगा कहाँ, भाग में, ये आ जाएगा 16। तो ये देखिए यहाँ से अगला जो हमारा मुख्य पूर्णांक बना वो क्या बना, 16 और इसके आगे वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 16 प्लस 1 इक्वल टू 17 हो जाएगा और एक 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। तो प्रथम संख्या 16, द्वितीय संख्या 16 प्लस 1 अर्थात 17 और तृतीय संख्या 16 प्लस 2 अर्थात क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे दिया है x+2 तो यहाँ हम वैल्यू इसी प्रकार तृतीय संख्या 3 संख्या पूछी थी ना, तो तृतीय संख्या इक्वल टू 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 आ जाएगी। आपको मैथ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बस आप कंटिन्यू देखते चलिए और कंटिन्यू समझते चलिए और पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और पूरी की पूरी चीज़ें नोटिस करिए। इसके अथवा में भी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अथवा में क्वेश्चन है दो संख्याओं में अनुपात दिया है। देखिए अनुपात समानुपात का ये क्वेश्चन है, तो इसमें संख्याओं का अनुपात 5:3 दिया है। वह यदि इनका अंतर इसमें देखिए दिया, अंतर मीन्स इन दो संख्याएं हैं, अंतर का अर्थ होता है घटाना, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर यानी डिफरेंस घटाना, वो 18 दिया है। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिनका अंतर 18 हो सकता है, तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जब अनुपात वाला क्वेश्चन दे तो हम संख्याओं को अनुपात से ही लें। प्रथम संख्या 5x बन जाएगी और द्वितीय संख्या 3x बन जाएगी। इसका मेन सलूशन यही है और दोनों का अंतर यानी दोनों का 5x और 3x का माइनस बराबर कर दें तो वो 18 के बराबर होगा और x का मान निकाल लें। ये हमारा तरीका हो गया। अब इसमें देखिए हम सॉल्यूशन को क्रम बाई क्रम करते हैं। तो माना प्रथम संख्या हमारी ये 5x बन जाएगी और द्वितीय संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। तो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का अंतर प्रश्नानुसार हम क्या कर लेंगे, प्रश्नानुसार 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। ये एक समीकरण बन जाता है कि दोनों संख्याओं का अंतर 18 है। तो हम लिखेंगे कि 5x माइनस 3x बराबर 18। अब 5x में 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x। तो 2x इक्वल टू ये क्या होगा, 18।
अगर आपको कहीं जोड़ घटाने में प्रॉब्लम जा रही हो तो हमारा बेसिक जो है गणित का बेसिक आप उसको बहुत अच्छे से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। x = 9। तो हमारी देखिए प्रथम संख्या क्या बन जाएगी, ये 5x है तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 9। 5 × क्या हो जाएगा 9 = 45 आ जाएगा, पहली संख्या आ जाएगी। और यहाँ नीचे लिख लेता हूँ मैं, 5 × 9 = 45 आ जाएगी। और दूसरी संख्या हमारी जो होगी द्वितीय संख्या, तो द्वितीय संख्या क्या आ जाएगी, वो होगी हमारी ये 3x, अर्थात 3 × 9 = हो जाएगा 27। तो हमारी 45 और 27 है, दोनों संख्याएं 45 और 27 दोनों ही हमारे आंसर होंगे। और दोनों को अगर आपस में घटा दिया जाए तो देखिए इनका अंतर क्या होगा, 18, अर्थात हमारा आंसर भी सही है। प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में दी हुई विभिन्न वस्तुओं में बिक्री नीचे दी गई है। वस्तु और कीमत ब्रेड 60, केक 180, बिस्कुट 120, कुल 360 रुपये हो रहे। इन आंकड़ों का उपयोग करके एक पाई चार्ट हमें बनाना है। तो पाई चार्ट देखिए बहुत सिंपल होता है, हमें अलग अलग इसमें वैल्यू को रखना है। और पाई चार्ट एक वृत्त के अंदर हमें इनको चित्रात्मक प्रदर्शन करना पड़ता है। तो वृत्त 360 अंश का टोटल इसमें कोण होता है, तो इन्हीं को हमें अलग से दर्शाना है। ये 60, 180 और 120 को, तो ये ऑलरेडी वैसे कटे हुए हैं, तो हम पाई चार्ट द्वारा एक वृत्त को 6 भागों में अलग अलग काट लेते हैं। और काट करके इनके एक एक भागों को, ये देखिए ये 6 बराबर भागों में कटे हुए हैं, 60-60 अंश के कोण हैं। तो हमें एक भाग यहाँ पे दर्शाना है, एक एक भाग में अलग अलग। तो पहला हमारा दिया है कि ब्रेड कितना है, तो ब्रेड के लिए बोला है 60 रुपये। और फिर अलग अलग तीनों को हम पहले निकाल लें, तो ब्रेड के लिए दिया है कितना 60 रुपये, तो 60/360 हम करके निकाल लेते हैं। तो इसका पार्ट जो है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/6 भाग। अब 1/6 भाग हम इसमें से 6 टुकड़े इसके किए हैं, तो 1/6 एक पार्ट कहलाएगा। केक के लिए कितना दिया है 180 रुपये, तो 180/360, 360 का ये कितना अंश बन जाएगा, मतलब 1/2 पार्ट। तो आधा पार्ट इसका हम क्या कर लेते हैं, आधा पार्ट हम इसका रंगीन कर लेंगे। और बिस्कुट के लिए देखिए बिस्कुट का पार्ट कितना दिया हुआ है 120, तो 120/360 इसको हम कट कर लेंगे, तो ये 1/3 भाग आ जाएगा। अब इस सर्किल में देखिए 1/6 पार्ट हम इस पीले वाले को अलग से कर लेते हैं, तो पीला वाला भाग हमारा क्लियर बता देगा कि 1/6 भाग ये हो गया, किसके लिए, ब्रेड को बताएगा। इसको हम यहाँ ये 1/6 भाग बता रहा है, ब्रेड के लिए हो गया। और देखिए आधा भाग मतलब ये तीनों 1, 2, 3 ये तीनों आधा पार्ट कहलाएंगे। तीनों भाग मिल करके, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ही पूरे, ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा 1/2 कहलाएगा, यानी आधा पार्ट इसका। मैं इसको रंगीन कर रहा हूँ, अब चूँकि मैंने अलग अलग आपको दिखाने के लिए किया था, तो अब आप समझ जाइए कि यहाँ ये भाग हमारा क्या बताएगा 1/2 भाग, जो कि केक को बता रहा है। और बाकी जो 2 बचे हैं वो हमारा किसको बता देगा, वो हमारा बता देगा 1/3 बिस्कुट का भाग बता देगा। इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है ये 1/6 ये ब्रेड को बता रहा है। ठीक, अब शेष ये 2 बचे हुए हैं, तो इनको हम इसमें फिल कर लेते हैं। ये हमारा भाग जो है तो क्या बताएगा,
ये हमारा बताएगा हमारा केक हो गया, ब्रेड हो गया, तो अब ये बिस्कुट का भाग बचा हुआ है। तो इसको इन दोनों को ही ये दोनों पार्ट ही मिल कर के क्या बताएंगे, 1/3 भाग को बताएंगे, जो कि क्या होगा, बिस्कुट का भाग होगा। तो आपको समझ में तो आ रहा होगा, मैंने समझा दिया है, और आपके जैसे बुक में दिया गया होगा तो बुक के हिसाब से आप कर लीजिएगा। और बाकी ये पाई चार्ट कुछ इसी प्रकार से दर्शाया जाता है। मैं इसे ज़्यादा गहराई में समझाने के लिए आपको अलग-अलग पार्ट करके यहाँ पे बता दिया हूँ, ताकि बहुत ही डीप में आप उसको समझ सको और दूसरों को भी बता सको और एक्सप्लेन कर सको चीज़ों को कि कौन हाँ किस प्रकार से ये बन रहे हैं, और लगभग आपको समझ में आ गया होगा चित्र के माध्यम से। तो इस प्रकार से आपका ये इसी को ही पाई चार्ट बोलते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें का अथवा क्वेश्चन दिया है, एक थैली में समान आकार वाली 4 लाल गेंदें हैं और 2 पीली गेंदें हैं। थैली के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। लाल गेंद प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, या पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है और क्यों? तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है P ऑफ E बराबर N ऑफ E बटा N ऑफ S, जहाँ ये कुल परिणाम बताता है, कुल परिणाम, और N ऑफ E संभव परिणाम, संभव परिणाम की संख्या है। तो देखिए यहाँ कुल गेंदें हमारी कितनी हैं, 4 + 2 × 6 हैं। तो N ऑफ E इक्वल टू क्या हो गया, नहीं N ऑफ S, सॉरी यहाँ पर N ऑफ ये S कहलाएगा, टोटल 6, जिसमें से लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद हमारे पास है 4, अतः लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता PE बराबर 4/6 हो जाएगा। इसको हम कट कर लें तो 2 दूना 4 और 2 3 6, 2/3 होगी। हुआ पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता P ऑफ E, ये पीली के लिए तो पीली गेंदें टोटल 2 हैं, 2/6, अर्थात 1 क्या आ जाएगा, 3। अब क्वेश्चन ये है कि 2/3 बड़ा है कि 1/3, ये कह रहा है क्या पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है। तो हाँ, यह पीली गेंद से लाल की प्रायिकता अधिक है।
अधिक है, क्योंकि 2/3 इज ग्रेटर देन 1/3। प्रश्न क्रमांक 7 दिया, एक व्यापारी ने एक वस्तु ₹784 में खरीदी जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? ये है इसके अथवा में क्वेश्चन दिया। 8,000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद इसको। हम दोनों क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, पहले इसका सलूशन देखते हैं। तो माना सलूशन नंबर ये 7वां है। माना वस्तु का मूल्य X रुपये है, ये जीएसटी के पहले का है। ठीक, जीएसटी के पहले 12% का जीएसटी X पर लगने से वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो x का 12% देखिए कितना होगा, x गुणते 12/100 = 12x/100। प्रश्नानुसार जीएसटी जोड़ने के बाद जीएसटी जोड़ने के पश्चात x + 12x/100 = वस्तु 784 रुपये की हो जाती है। ये आ जाएगा 100x + 12x/100 = 784 रुपये। इसको हम करेंगे तो 112x/100 = 784 रुपये। 112x बराबर तिर्यक गुणा करेंगे 784 × 100। x बराबर 784 × 100/112। इसको काट देंगे तो 112 7 बार जाएगा, ये हो जाएगा 700 रुपये। 700 रुपये। अतः जीएसटी के पहले वस्तु की कीमत 700 रुपये होगी। यही हमारा क्या है आंसर। 8,000 का मूलधन और t = 2 वर्ष दिया है और r = 5% दर दिया है।
तो सी आई इज इक्वल टू सूत्र होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n माइनस P। ये मिश्र धन है, मिश्र धन में इस मूलधन को घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो सी आई बराबर P हमारा हो जाएगा 8000 1 प्लस R है हमारा 5% बटा 100 n या T, इसी को हम n भी बोलते हैं। तो n हमारा है 2 बार माइनस ये क्या होगा 8000। तो मिश्र धन निकलेगा, मिश्र धन में ये मूलधन को घटा देंगे। तो देखिए ये सी आई बराबर ये हमारा 8000, ये 5 एकम 5, 5 20 100, ये हो जाएगा 1/20 पावर 2 बटा 8000, इसके बटे 1 कर लेंगे, एलसीएम लेके इसे हल करेंगे। तो सी आई बराबर 8000 और ये आ जाएगा 20 प्लस 1 बटा 20 का पावर 2 माइनस 8000, ये हो जाएगा 21/20 पावर 2 माइनस में 8000 और ये 8000 रहेगा। ये हमारा होगा कि सी आई। अब इसको पावर 2 का मतलब होता है घात 2, मतलब 2 बार गुणा 21/20 गुणे 21/20 माइनस में 8000, इससे काटेंगे तो ये 2 दूना 4, ये 400 होगा, 400 10 ये कट जाएगा और ये 4 20 चौको 80, सॉरी यहाँ पे। तो ये देखिए गुणा करेंगे यहाँ पे तो 441 और ये गुणते 20 माइनस ये 8000 है, तो ये आ जाएगा 8820 माइनस ये 8000, ये हमारा सी आई है और सी आई निकल आएगा 8820, इसको घटाएंगे तो 820 रुपया। ये हमारा क्या निकल आएगा सी आई। तो देखिए इसका सॉल्यूशन नंबर 8वां है। तो एक ऐसे आयताकार कागज की चौड़ाई 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन, तो देखिए ये एक अगर ऐसा कागज लें तो ये 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई के अनुदिश इसको मोड़ा जा रहा है और इसको बेलनाकार रूप दिया जा रहा है, बेलन के आकार का बना दिया जाएगा। तो देखिए इसकी त्रिज्या दी गई 20 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका हम आर हमारा 20 सेंटीमीटर हो रहा है, ऊंचाई एच हमारा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर हो रहा है। तो एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन V इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर हमारा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया है और ये चौड़ाई के अंदर मोड़ा गया है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ जिसकी चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। अब हम इससे काटेंगे 7 दूना ये 14 होगा, अब 22 दूना 44, तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू 44 इंटू 20 का स्क्वायर, यहाँ पे 20 का स्क्वायर ही हो जाएगा 400 गुणते ये 44,
तो 44 में 400 का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 17,600 सेंटीमीटर का क्यूब। यही बेलन का क्या होगा, आयतन होगा। अतः बेलन का आयतन इक्वल टू 17,600 सेंटीमीटर का क्यूब। इसके बाद इसका अथवा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कि एक, ये देखिए, एक ऐसे घन का भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात क्या है, दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर ये क्या आ जाएगी, घन की भुजा। तो घन की भुजा वितरकता नियम, वितरकता नियम, वितरण नियम भी बोलते हैं। A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू A गुणे B प्लस A गुणे ये वितरकता का क्या है, नियम है। यहाँ A 9/16 है, 9/16 गुणे ये है B प्लस C। तो देखिए वितरकता के नियम में हम इसे रखेंगे कि ये 9/16 है और ये B और C, ये B हो गया 4/12 और ये 3/9। इनका जब गुणा होगा तो देखिए ये हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं पूरा 9/16। ये पूरे क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे रखते हैं। तो तुलना करते हैं, ये एक ए हमारा क्या है 9/16, B हमारा क्या है 4/12, ए हमारा यही है 9/16 और C है -3/9। तो अगर हम इसको यहाँ पे से ऐसे खोलते हैं कि ये इसके साथ गुणा और ये इसके साथ गुणा, तो ये यही आएगा। LHS और RHS क्या रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। अतः यह वितरकता के नियम से क्या होगा, सत्य होगा। और इसका जो मान होगा ABC, A का मान 9/16, B का मान 4/12 और C का मान -3/9 होगा। आप इसे कर सकते हैं।
इसको चाहें तो आप आगे भी हल कर सकते हैं। तो ये 9/16 गुणे यहाँ पे ये है 4/12 को आप काट लीजिए और 3/9 को मैं यहाँ रख के काटता हूँ। ये है कितना 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12 माइनस 9/12, 3 9, 3 को 12, 3/9। और ये गलत लिख गया है यहाँ पे, एक्चुअली में 3/9 है। 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 9। LHS में ये फाइनल 1/3, 1/3 ये 0 हो जाए, 0 9/16 बराबर ये 0 आ जाएगा इसका मान। और उसको हम इधर भी ज्ञात करेंगे तो ये भी कट जाएगा, राइट हैंड साइड में ये 0 आएगा। आप हल कर दीजिएगा, 0 = 0 हो जाएगा। इसको इस प्रकार भी लगा सकते हैं। देखिए वितरकता का नियम A×B प्लस A×C बराबर A×B प्लस C होगा। यहाँ A क्या है 9/16 और B क्या है 4/12 प्लस A 9/16 और C क्या है -3/9। इसको जब हम ABC का तुलना कर लेंगे तो RHS हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/16 गुणे B है 4/12 -3/9। और इसको हम आगे ले जाएंगे तो हमारा RHS 9/16 गुणे यह आ जाएगा। इन दोनों को हम काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12 और 3 एकम 3, 3 त्रिकोण 9। तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस 1/3 और 1/3 से 1/3 कट जाएगा तो ये 0 गुणे 9/16। तो फाइनली ये 0। तो हमारा जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व करें। अब इसमें इसका अथवा देखिए, 8वां का ये अथवा है -5/6 और वह 5/8 के मध्य 3 परिमेय संख्या। तो 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं। तो 6 8 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 और 8 को ऐसे हम काट कर लेते हैं। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 से हम फिर कट करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 3 उत्तर आएगा। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, ये 3 उत्तर आएगा। फिर ये 3 एकम 3 का उत्तर आएगा। तो 2 दूना 4, दूना 8 और 3 24, ये आ जाएगा कितना 24। तो इनका एलसीएम इसको हम 6 × 4 करेंगे तो यहाँ 5 × यहाँ ये 8 3 24 होगा। यहाँ 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15/24 और ये आ जाएगा 5 को 20/24। तो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या हम आगे इसी को निकाल सकते हैं। 20 के बाद पहले माइनस ये हो गया 20/24, इसके पहले -19/24, इसके पहले -18/24 और इधर 15 दिया हुआ है -17/24 और ये 15/24। ये सभी तीनों क्या हुई परिमेय संख्याएं। बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर देखिए 10वां है। यहाँ पर x + a x + b बराबर है x² + a + b x
प्लस एक्स प्लस ए बी सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए 103 गुणे 104 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल कीजिए और क्वेश्चन में दिया है 7m - 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m + 8n का होल स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन है तो पहले हम इसको करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका अथवा दोनों ही क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 10 में हमारा जो 103 गुणे 104 है तो इसको हम x प्लस a 100 से ये 3 अधिक 103 गुणे 100 प्लस क्या कर लेते हैं 4। जब हम इस तरीके से बांट लेते हैं तो ये x प्लस a और ये हो जाता है x प्लस b के फॉर्म में, जहाँ x बराबर क्या हो गया है हमारा 100 हो गया, a बराबर हमारा है 3 और b बराबर हमारा है 4। अब हम सर्वसमीकरण का उपयोग लगाएंगे तो सर्वसमीकरण x प्लस a प्लस इंटू एक्स प्लस b बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी में हम क्या कर देते हैं, मान रखते हैं। मान रखने पर जैसे ही मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू 100 प्लस a इंटू बी 3 गुणा 4। तो 100 में 100 का गुणा करेंगे, देखिए ये आ जाएगा हमारा इतना 10,000 प्लस 4 3 7 गुणे 100 700 और प्लस 12 फाइनल आ जाएगा 10,712। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आइए हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि दिया है 7m - 8n का होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम दो टाइप से इसे हम खोल सकते हैं सूत्र से। यहाँ a माइनस b a प्लस b भी लग जाएगा। तो अगर हम चाह लें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएं और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं। तो सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए एक ये सूत्र a माइनस बी इसमें लग जाएगा और ये a प्लस बी इसमें लग जाएगा। a माइनस बी बराबर इन दोनों फर्क देखिए, यहीं पे ये जहाँ 2ab हो रहा है इसी पे माइनस लगेगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो ये 7m माइनस 8n का होल स्क्वायर, ये देखिए कितना बन जाएगा 7m का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, ये a का काम कर रहा है, ये b का। तो a हमारा कितना है 7m इंटू b हमारा क्या होगा 8n
प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 8n का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, n का स्क्वायर माइनस 8 से 56 और 56 गुणते 2 तो ये आ जाएगा 112 m इंटू n mn। 8 टाइम क्या हो जाएगा 64 n का स्क्वायर। ये हमारा ये वाला खुल के आ गया। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट दे दें। अब हम 7m प्लस n की होल स्क्वायर को इसी प्रकार खोलेंगे तो ये सेम क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो इसको अगर खोलेंगे तो 49m का स्क्वायर प्लस 112 m n प्लस 64 n का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो ये और ये कट जाएगा। ये 49 49 98 आ जाएगा और 64 64 128 आ जाएगा। तो इसे हम आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 98 m का स्क्वायर प्लस 128 n का होल स्क्वायर जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं। उन्हें भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए पर्याप्त है। इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाए तो यह भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। अथवा किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतल 6 घंटे में भरती है। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। पहले हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे फिर हम इसे लगाएंगे। तो देखिए हमारा सलूशन नंबर 11 कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो कुल भोजन हम देख लें कि कितने दिन के लिए कुल भोजन है। तो देखिए 100 विद्यार्थी हैं तो भोजन 20 दिन के लिए पर्याप्त है। तो 100 गुणे 20 मतलब कि 2000 यानी 100 विद्यार्थी भोजन सामग्री 20 दिन के लिए है तो 2000 किलोग्राम इसमें 2000 केजी पर्याप्त हो जाएगा। यानी कि इस समूह में 5 विद्यार्थी और आ गए। तो जब 5 विद्यार्थी और आ जाते हैं 5 विद्यार्थी और आ जाने पर अब 100 की जगह कितने हो गए हैं कुल विद्यार्थी 100 प्लस 5 बराबर 105 विद्यार्थी हो गए। अब कितने दिन तक यह भोजन चलेगा तो इसके लिए एक हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो सूत्र क्या रहेगा कुल सूत्र इसका रहेगा कुल विद्यार्थी गुणे दिनों की संख्या इज इक्वल टू कुल भोजन। तो देखिए कुल विद्यार्थी हमारे 125 हैं। दिनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कितने दिन चलेगा और कुल भोजन हमारा है 2000 किलोग्राम। अतः दिनों की संख्या बराबर 2000 किलोग्राम बटे 125। इसको अगर हम काटेंगे तो यह हमारा क्या 16 दिन। अतः दिनों की संख्या क्या होगी 16 दिन। इसके हम अथवा का क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो इसमें देखिए 840 बोतलें 6 घंटे में 6 घंटे में फैक्ट्री भरती है कितना 840 बोतलें। अतः
1 घंटे में भरेगी कितना, 840/6। इसको हम काट देंगे तो ये 6 कम 6, 2, 6 चौको 24, इतनी बोतलें। अतः 5 घंटे में भरेंगी इक्वल टू 5 × 140 बोतलें। आया होगा 14 पंचे 70, ये 700 बोतलें जो है कि हमारी 5 घंटे में भरेंगी। प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर ये 12 है, 12 नंबर है। इसमें लिखा है व्यंजक 16x⁵ - 144x3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है व्यंजक के गुणनखंड करके भाग दीजिए। इसमें व्यंजक दिया है 5p² - 25p + 20। इसमें भाग देना है p - 1 का। देखिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर ये 12 है। तो 16x⁵ - 144x3 का गुणनखंड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 16x⁵ दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x⁵ बचेगा और ये 16 नहीं है 144 होगा। यहाँ x⁵ बाहर होगा तो इतना ही रहेगा 16x⁵। यहाँ x² माइनस ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर देखिए ये सूत्र लग जाएगा a² माइनस b² बराबर a माइनस b और a प्लस b। तो ये सूत्र का हम यहाँ उपयोग करेंगे, यहाँ पे लग जाएगा। देखिए 16x⁻³ x - 3 और x प्लस में 3 आ जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके अब हम अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो गुणनखंड करके भाग देना है 5p² - 25p + 20। इसमें भाग देना है p - 1 का। तो देखिए पहले हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो p² - 5p और प्लस 4/p - 1 होगा। इसको अब हम यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो p² यहाँ पे गुणनखंड आ जाएगा 5 एकम 5 तो ये 4p - p + 4
बटा पी माइनस 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन लेंगे, दोनों में p कॉमन आ जाएगा, p बाहर आएगा तो p माइनस 4 आएगा, प्लस यहाँ पर कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस में 1 आएगा बाहर, तो p माइनस में 4 हो जाएगा, बटा p माइनस 1। देखिए p माइनस 4 दोनों में है तो p माइनस 4 को हम बाहर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा p माइनस 1 बटा p माइनस 1। ये और ये कट जाएगा, फाइनल 5 p माइनस 4, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या फिर हम इसको आगे करेंगे तो 5p माइनस 5 को 20, या तो हम इसको भी लिख सकते हैं।